नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। आज हम एक ऐसे विषय पर, एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर बात करना जरूरी हो जाता है। अक्सर कहा जाता है कि एक आर्मी मैन कभी भी रिटायर नहीं होता, वो हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। एक एक्स आर्मी मैन, उनकी जीवन पर आधारित एक एपिसोड लेकर हम आए हैं जिसका नाम है सैनिक आज भी कल भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स आर्मी मैन भागवत प्रसाद थपलियाल। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद सीमा जी। पहले आपके दर्शकों को भी, आपको भी मेरा नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप समय निकाल कर यहाँ पर आए, हमारे श्रोताओं को आप समय दे रहे हैं और अपने जीवन के बारे में कई सारे बातों को लेकर आप आज हमारे इस स्टूडियो में आए हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ना थोड़ा अपना परिचय जो है हमारे श्रोताओं को दे दीजिए। मैं सेना में वर्ष 1980 में सेवारत हुआ। उसके बाद इस सेवा के दौरान मैंने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंसर्जेंसी एरिया एवं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्री ट्रेनिंग, एसएसबी इंटरव्यू की प्री ट्रेनिंग, कई क्षेत्रों में विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों में मैंने अपनी सेवा दी। वर्ष 2008 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। उसके पश्चात मैं सेवानिवृत्त होने का कारण मेरा मुख्य ये था कि मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर पाऊँ और अपने परिवार को थोड़ा भली भांति देख पाऊँ। इस दौरान मैंने बच्चों को शिक्षित भी किया। बच्चे को 2 डॉटर थी मेरी, उनको एक इंजीनियर बना करके अभी वो यूएसए में है। सेकंड डॉटर मेरी बीटेक करके अभी जो है तैयारी कर रही है। और ये सब प्रेरणा मेरे को सेना से ही मिली है, कैसे आगे बढ़ना है। सेना का मैं ऋणी हूँ जहाँ मेरे को इस प्रकार की शिक्षा मिली। उसके पश्चात मैं जब 2008 में सेवानिवृत्त हुआ तो मैं वर्ष 97 में मैं पूना में राली सिद्धि में अन्ना हजारे जी के गाँव में गया था। कुछ मेरे को वहाँ पर से कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि अपने जीवन के लिए तो सब करते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन के लिए भी अपना समय देना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरे को जॉब के कई ऑप्शन आए। यहाँ पर कई जगह मेरे को बोला गया कि आप जो है दोबारा सेवा करो, लेकिन मैंने अपना जीवन जो है, बाकी जीवन जो है सामाजिक कार्यों में देने का प्रयास किया। इस दौरान जो है मेरे को कि एक्स-सर्विसमैन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस दौरान मेरी ड्यूटी ये थी कि जितने वीर नारी हैं, युद्ध विधवाएँ हैं, एक्स-सर्विसमैन हैं, उनका सहयोग करना। और ये सहयोग मैं तभी कर पाया जब मेरे को सेना का पूरा सहयोग मिला। किसी भी सेना के अधिकारी फॉर्मेशन लेवल पर मैं जाता तो मेरी बात को और पूर्व सैनिकों के हितार्थ सेना ने निरंतर सहयोग करने का प्रयास किया। इसके पश्चात मैंने कहीं ऐसी रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा हम लोग जो है सीमांत क्षेत्र में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं। विंटर में सारी स्कूलें बंद हो जाती है। स्कूल बंद होने के कारण, क्योंकि अप्रोक्सली फरवरी मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं और यहाँ पर विंटर की छुट्टी हो जाती है दिसंबर जनवरी। तो जो ही एग्ज़ाम सिर के ऊपर होता है तो छुट्टियाँ हो जाती है, विद्यार्थी फालतू बैठे रहते हैं और वो बोर्ड का परसेंटेज उनका सही नहीं रहता, जिस कारण कहीं जॉब भी नहीं मिल पाती है। तो मैंने एक महाराज जी थे, उनके माध्यम से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला गया वहाँ पर। तो मेरे को उसमें संरक्षक के लिए बताया गया कि आप थोड़ा सहयोग कीजिए इसमें। तो मैंने भी काफ़ी रुचि दिखाई। अपनी डॉटर को भी वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा मैंने, जो डॉटर इंजीनियरिंग करती थी। उसके पश्चात इस काम में भी मैंने रुचि रखी। वहाँ भी बाद में अच्छा रिजल्ट आना लगा, अच्छा परसेंटेज बना। इस संबंध में मैं तत्कालीन उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के पास भी गया कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई दी जाए जिससे विंटर में जो 2 महीने बच्चे अपना पढ़ाई करें। तो सामाजिक कार्यों में मेरा जुड़ गया था और सेना से मेरा
ऐसा हो गया था, पब्लिक लाइजन के लिए मैं सेना से रिक्वेस्ट करता रहता था और सैनिक अधिकारी सहयोग करते रहते थे। फॉर्मेशन लेवल के जितने भी अधिकारी हैं या संबंधित यूनिट जो यहाँ पर रहती है वो लोग पूरा सहयोग करते रहते थे, उनसे मेरे को अच्छी प्रेरणा मिली। और उसके पश्चात केदारनाथ आपदा में जो है काफ़ी क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ, उसमें सेना ने सेना मेरे से भी रिक्वेस्ट की कि आप भी इसमें सहयोग करो। हम लोगों ने भी सहयोग किया, एक्सरेस में उन्होंने सहयोग किया, हर एक जगह हम गए। उसके बाद रेणी में ग्लेशियर वो हुआ, ग्लेशियर वो तो उसमें भी पूरा सेना के साथ मैं मिलजुल के काम करता हूँ और अभी भी निरंतर जो है मिलजुल करके काम करता हूँ। बिल्कुल सर, एक बात तो आपने ये बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए ये क्लियर कर दी कि भाई सैनिक जो होता है ना वो हमेशा ऑन ड्यूटी ही रहता है, चाहे कितना भी मतलब ये कह दें हम कि रिटायर हो चुके हैं या अब वापस घर आ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर का जो सैनिक होता है ना वो कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। सर आपके सैनिक जीवन के दौरान जैसे आपने भी बताया कि ऑपरेशन विजय में भी आप थे, बाकी ऑपरेशंस भी आपने बताया, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन कौन से टास्क जो हैं, बड़े टास्क आपने कंप्लीट किए हैं या कौन कौन से टास्क में आप थे? तो सबसे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ब्लू स्टार में हमारा रोल बहुत तगड़ा था और वो ऑपरेशन हमने सक्सेस किया। फिर ऑपरेशन विजय जो कारगिल ऑपरेशन था उसमें मेरी यूनिट थी, हम वहाँ पर कारगिल ऑपरेशन में मैं खुद इन्वॉल्वमेंट था उसमें। तो ऐसे फिर उसके बाद जो है कि ऐसे ऑपरेशन कई चले जो इंसर्जेंसी एरिया में पंजाब में उस टाइम पर बहुत उग्रवाद चल रहा था। उस टाइम पर हमारी यूनिट निरंतर जो है वहीं पर थी और हम लोगों ने निरंतर जो है प्रयास किया। इसके साथ साथ जो है मैंने एनसीसी में भी जो है सेवाएं दी और इस दौरान जो है मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लखनऊ में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो एनसीसी के माध्यम से चलाया जाता है, वहाँ पर बच्चों को कोचिंग दी और काफ़ी बच्चे उस इंस्टीट्यूट से एसएसबी क्वालिफाई किया उन लोगों ने जो कि अनभिज्ञ थे, उनमें मैं फिजिकल ट्रेनिंग देता था वहाँ पर। तो इस प्रकार की कई उपलब्धियाँ हैं जो कि मैं आपको इतना मतलब गिनती से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा है। परंतु जो है आपने जो क्वेश्चन किया है कि जो सैनिक जो है रिटायरमेंट के बाद भी कि एक सैनिक ही रहता है जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि इसका कोई भी बच्चा किसी भी सेक्टर में जाता है अप्रोक्सली जो है 15 to 17 ईयर्स के ड्यूरेशन में जो है वो 20 तक, मान लो आप 20 के ड्यूरेशन में जाता है, जो कि एक लाइफ का प्राइमरी एज लिमिट है वो जी। और प्राइमरी एज लिमिट में जो है जो आपको शिक्षा मिलती है तो वो आपकी वृद्धावस्था तक जो है भूल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो आपका बेसिक है, बेस है। इसी प्रकार एक सैनिक का जो है जो दिनचर्या है वो उसका मतलब जो है एनरोलमेंट जो होता है मान लो 17 से लेकर के 20 ईयर्स या 23 ईयर्स तक जो उसका प्राइमरी जो लाइफ स्टार्टिंग सेक्टर है, तो उस ड्यूरेशन में वो एक डिसिप्लिन में रहता है और वो चाहता है कि भाई जो है कि मेरा जीवन ऐसे ही रहे और मैं एक प्रकार से फिजिकल फिट रहूं और एक सम्मानित प्रतिष्ठा के रूप में मेरा समाज में स्थान मिले। और होता भी वैसे ही है। आज रिटायरमेंट होने के बाद भी कई सैनिक ऐसे हैं कि वो निरंतर जो है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपना बेस नहीं छोड़ते जी। सर आपने एक बात कही है कि बेस नहीं छूटता है, वापस आने के बाद चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर डिसिप्लिन हो वो हमेशा बना हुआ रहता है लाइफ में। एक सवाल मैं इसमें करना चाहूँगी, अक्सर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं या ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि आर्मी मैन जब रिटायर होके घर आता है तो वो अपने अंदर का डिसिप्लिन इस तरीके से अपने अंदर बसा के रखता है कि जैसे आर्मी में उनका रूल होता है ना कि सुबह उठना है, फिर जल्दी उठ के सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी है, सब चीज़ें व्यवस्थित करनी है, यही वो अपनी लाइफ में वापस आकर भी करता है। और इस वजह से घर वाले कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अरे ये क्या ही चल रहा है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो मैंने आपको बताता हूँ, मैं ये अच्छी बात बोली आपने जी। एक सैनिक को परिवार में कैसे एडजस्ट होना है वो सबसे बड़ी बात है। मैं अभी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस को डील करता हूँ तो मेरे पास प्रैक्टिकल केस भी हैं कई कि सेना से
सेवानिवृत्ति के बाद जो है वर्दी उतारने से सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं। विचारों को जो है बदलने में बहुत समय लगता है, अपने विचारों को बदलने में बहुत समय लगता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो है एक सैनिक जो उसका मतलब एक प्रकार से 3 भागों में डिवाइड हो गया। जो 3 भागों में कैसे डिवाइड हो गया कि जैसे जैसे मतलब सामाजिक कल्चर था, जैसे जैसे कल्चर था सेना का, वैसे वैसे आदमी भी मतलब जो है रहे। 1962 से पहले के जो हमारे सैनिक थे उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी या कार्य करने की शैली वो भिन्न थी। वो बहुत मजबूत लोग थे और उनकी जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत तगड़ी थी, तो उनकी थिंकिंग अलग थी, वो परिवार में एडजस्ट होने का उनका तरीका अलग था। 1962 के बाद और 71 तक, मैं ऑपरेशन ड्यूरेशन इसलिए ले रहा हूँ कि अप्रोक्सली मीनड है, तो 71 तक जो है जो जनरेशन जो थी वो जनरेशन उनकी थिंकिंग अलग थी, वो लोग जो है किस हिसाब से चलते थे। पर 71 के बाद जो है जो जनरेशन आई तो वो जनरेशन ऐसे एक्टिव जनरेशन के मतलब जो है बोलते साइंस के युग में हम गए, धीमे धीमे साइंस के युग में गए। तो साइंस के युग में जब हम गए तो उस हिसाब से जो है वो मतलब जो है फिजिकल फिट के साथ साथ जो है उनकी जो रिटर्न पावर है या अदरवाइज जो है और साइकोलॉजिकल ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो तेज हो गई है। और 71 के पश्चात ये अप्रोक्सली जो है 2004 या 2005 तक मान के चलो आप, ये ड्यूरेशन ये काल चलता रहा, आदमी ये खंड चलता रहा। इस खंड के बाद अभी जो अक्सर अभी जो मतलब जो है अभी जो इनरोलमेंट हुआ है वो ब्रेन बहुत तेज है, बड़े अच्छा परसेंटेज है, अच्छा हर एक चीज़ अच्छा है, एक्टिविटी अच्छी है, लेकिन फिजिकली थोड़ा क्या है क्योंकि काम ज़रा फिजिकली ज़रा हो गया, तो इसलिए जो है क्योंकि सारा डिपेंड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो गए, उस पर हो गए, तो वो उनकी साइकोलॉजिकल रीडिंग अलग है। अभी मैं आपको बताऊंगा घर में एडजस्ट होने का। घर में सबसे पहले एक बहुत कड़वा सत्य है, जब सैनिक ड्यूटी पर रहता है तो उसकी फाइनेंशियली कमांड कहाँ होती है, उसके घर में, चाहे उसके पेरेंट्स हैं चाहे वाइफ है, वो फाइनेंशियली कमांड उनके घर में रहती है। जो रिटायरमेंट होता है तो वो तुरंत फाइनेंशियली कमांड छीन लेता है, जिससे घर में कई परेशानियां भी हो जाती है, क्योंकि किसी से भी आप जो है कोई कमांड छीनते हैं, कोई पद छीनते हैं तो उसमें दिक्कत हो ही जाती है। ऐसे कई परिवार हैं जिसमें ऐसी दिक्कत आई है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले कोई भी रिटायरमेंट आए वो पहले समझे कि सोचे एकदम जो है कि फाइनेंशियली कमांड पर आपको घर की एक्टिविटी कई होती है, समाज में जाना, कई चीज़ें कई चीज़ें हैं, वो चीज़ें घर में एडजस्ट होने का प्रयास करना है। और इसमें एक मेन बिंदु यह है, इसका सारी आपने जो क्वेश्चन किया इसका सारांश ये निकलता है। मैं यही सलाह दूंगा जितने भी हमारे रिटायरमेंट होने वाले हैं या हो गए हैं, उनको एक बहुत अच्छा सुझाव दूंगा मैं। आप कभी ये मत समझना कि मैं परिवार को अपने जैसा बनाऊंगा, कोशिश ये करना कि अपने को परिवार के जैसा बनना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस हिसाब से अगर कोई चलता है तो बहुत बेटर रहेगा। और सेकंडली जो है कि साइकोलॉजिकल मतलब जब आप रिटायरमेंट हो गए उसके बाद जो है मेंटली बिजी रहना चाहिए, फिजिकली बिजी रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने को आपको जो है ऐसे बिजी रखना है। और हमारे एक्सर्विसमैन जो है यहाँ पर कई जगह मतलब कोई अपने अच्छे क्षेत्रों में काम करें, कोई कृषि उद्यान में है, कोई कृषि में है, कोई अपने जो है खेती कर रहा है। और हम लोग तो जो है हमने बॉर्डर एरिया नहीं छोड़ा। मैं खुद स्वयं मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया का। और मैंने कई जगह मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को यहीं अच्छा लगता है कि यहीं पर जो है बॉर्डर एरिया में अच्छा है। हम जो है बहुत अच्छे हैं, सेना की सेवा करने का मौका मिलता है, सेना के साथ सहयोग करने का मौका मिलता है। और सेना भी जो हमारे को यहाँ पर जो है जो सहयोग करती, जो यहाँ पर फॉर्मेशन है, उसका तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी का धन्यवाद देता हूँ जो सेना के अधिकारी हैं, जो ऊपर तक के अधिकारी हैं।
चाहे थल सेना अध्यक्ष है, चाहे सेंट्रल कमांड के जोशी साहब हैं, चाहे यूबी एरिया के जोशी साहब हैं, चाहे ब्रिगेड कमांडर साहब हैं, चाहे किसी यूनिट के सीओ साहब हैं, सभी अधिकारियों को मैं बहुत हृदय से मतलब जो है धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जो है सीमांत क्षेत्र में पूर्व सैनिकों का इतना सहयोग करते हैं, अच्छी बात है। तो इसलिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। और हमको इस पॉइंट पर मैं एक बिंदु और आपको बोलूँगा कि कोई भी एक्सर्विसमैन आए, आज की जो नई जनरेशन है, पढ़ने का तरीका, अध्ययन और अध्यापन का तरीका चेंज हो चुका है। हमारे ज़माने में क्या था कि पढ़ाई का दूसरा रूप था। आज के ज़माने में पढ़ाई का दूसरा, हम सोचते हैं कि बच्चा 4 बजे उठ करके किताब पढ़ना लग जाए। आज ये नहीं है। आज वो अपने हिसाब से चल रहा है। उसके साथ चलने का प्रयास करने चाहिए और उसको समझने का प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि कई बार हम स्थिति को समझ नहीं पाते हैं, और जब चीज़ें ये कह सकते हैं कि जब हम चीज़ें किसी को प्रेशर देना हम शुरू करते हैं या फोर्स करना शुरू करते हैं तो शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। खैर सर, इसी के साथ में ना एक चीज़ आपने बताई थी कि आपने जो है सेना के बाद सेवा से जब आप रिटायर हो गए, वापस आ गए, तो आपने सेना के साथ फिर भी सहयोग किया है, चाहे वो रैणी की आपदा थी, केदारनाथ आपदा थी, या बद्रीनाथ या बाकी जगहों पर जो भी चीज़ें हुई हैं, आपने हमेशा सहयोग किया है। तो इस बारे में थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को कि किस तरीके से सब चीज़ें थी और क्या क्या सहयोग हुआ है। सबसे पहले सेना के कहीं भी हम एक सेवानिवृत्त तो जरूर हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी जो है हमारा जो है सेना से लगाव है जी, और लगाव रहने चाहिए, दिल से लगाव है। क्यों कि राष्ट्र प्रेम जिसके मन मस्तिष्क में है वह आदमी कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता है। और सेना जहाँ पर भी रहती है, हमारा कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति ये बनता है कि सेना का सहयोग करना। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर मैं मेरे से एग्जाम्पल एक्सर्विसमैनों के वेलफेयर के लिए जो भी एक्सर्विसमैन रैलियाँ हैं, या जो है कोई आदमी किसी साइड भी से सहयोग चाहता है, तो मैं अपने बिंदु को परमिशन लेवल में रखता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, हो जाता है। ये एक्सर्विसमैन ही नहीं, एग्जाम्पल जो है सिविल पब्लिक है यहाँ पर कई कि यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था सीमांत क्षेत्र में है नहीं, तो कभी मैं जो है सेना चिकित्सालय से सहयोग मांग करके कई लोगों को हम लोगों ने वहाँ पर एडमिट किया, करवाया, और वो खुद भी जाते हैं। कभी कोई ऐसे कोई दिक्कत है नहीं तो वहाँ पर सेना की तरफ से पूरी मदद मिलती है और वो उनका पुनर्जीवन मिल जाता है। क्योंकि ऐसे कैसे केस हुए हैं कि जिनको पुनर्जीवन मिला, तो ऐसे ये है। फिर उसके बाद जो है कि आपदा की दृष्टिकोण से, आपदा में ऐसा है कि स्टेट NDRF, SDRF ये सभी गवर्नमेंट के जो है दस्ते हैं बने हुए हैं, परंतु जहाँ सेना का सहयोग मांगते हैं, जहाँ ऐसी परिस्थिति में जो है बगैर बुलावे के हम जाते भी नहीं हैं, क्योंकि जो है कई परिस्थिति है। हाँ, जहाँ पर ऐसे केस हैं कि हमको जाना ज़रूरी है तो हम चले भी जाते हैं, लेकिन जब सेना सहयोग मांगती तो हम वहाँ पर अवश्य जाते हैं। जी सर, इसी के साथ में ना एक आर्मी मैन का जो ड्यूटी वाला पीरियड होता है वो बहुत बिजी होता है देश की सेवा में। उस दौरान परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि रह जाती हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया? जैसे आप बता रहे हैं कि आपने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के कितनी ऊंची चीज़ों पे आपने उनको पहुंचा दिया है, इंजीनियरिंग करके, और बाकी अभी एक पढ़ भी रही है शायद। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आर्मी में देश की सेवा करते हुए, देश के प्रति बिजी होते हुए, परिवार को आपने कैसे संभाला और बच्चों के एजुकेशन में कैसे ध्यान दिया? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है कि कोई भी परिवार, माँ का और पिता का रोल अलग अलग होता है। माँ एक स्नेह रहित है, बच्चों को प्यार देती है। पिता एक अनुशासन देने में जो है सक्षम है। अगर पिता घर में नहीं रहता तो बच्चे जो है क्या होते हैं, गलत संगति में ऐसे चले जाते हैं। माँ तो प्यार से जो है, माँ का रोल ही एक ऐसा है कि माँ प्यार। इस कंडीशन में हमारे ज़माने में तो ये टेलीफोन की व्यवस्था भी नहीं थी। हम चिट्ठी लिखते थे, अंतर्देशीय आती थी, मतलब महीने में एक चिट्ठी घर में पहुंच गई थी, बहुत कुछ हो गया था। आज के युग में जो है उनको मैं प्रेरणा दूंगा। मेरा जो है एक सुझाव है,
आप निरंतर अपने बच्चों की जो है एक्टिविटी को जो है निरंतर आप उनसे फ़ोन से संपर्क करके, जहाँ पर फ़ोन से संपर्क होता है, संपर्क करके आपको जो है उनकी दिनचर्या का पक्का विस्तार से वो लेने चाहिए, रिपोर्ट लेनी चाहिए। क्यों कि इससे बच्चे के मन मस्तिष्क में भय रहेगा कि भाई मेरे को पिताजी पूछेगा कहाँ गए। फिर उसके बाद उसको काउंटर चेक भी करना है कि अगर वो बोलता है कि मैं ट्यूशन इतने बजे गया, तो ट्यूशन वाले से संपर्क करना है कि इतने बजे आया नहीं था, ताकि उसके मन मस्तिष्क में भय रहे बच्चे को कि भाई जो है वहाँ पूछ देंगे, करके टीचर को पूछ देंगे, वहाँ पूछ देंगे। इस प्रकार से बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है। और मैनेजमेंट जहाँ तक बात है कि अगर गार्जियनशिप किसी भी घर में सही है तो मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर गार्जियनशिप आपकी वीक है, आप स्वयं कमज़ोर हैं, आप अपने को स्वयं कमज़ोर समझते हैं, तो उस कंडीशन में जो है बच्चा जो है उसका उम्र ही एक ऐसी है, एज है, बच्चा है, वो जो है गलत मार्ग पर चले जाता है, पढ़ाई लिखाई के बजाय और दूसरे मार्ग पर चले जाता है। तो इसलिए सभी सैनिकों को मैं सुझाव यही दूंगा कि आप ड्यूटी के साथ साथ कि अपने बच्चों पर कोई ध्यान दो, टेलीफोन के माध्यम से दो, और जो है अपनी मिसेज से, अपने परिवार से उनके गाइडलाइन के लिए जो है बिल्कुल ध्यान देने चाहिए, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की सेवा में जितना समय हम दे रहे हैं, जितनी निष्ठा से हम देश की सेवा करते हैं, उसके साथ साथ हमको अपने परिवार को देखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। आप एक रिटायर्ड आर्मी मैन हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी उस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले और अब में कितना अंतर आया है एक सैनिक जीवन में, या फिर सेना में कितना अंतर आप देखते हैं पहले के हिसाब से और अब में? देखिए कि सबसे पहली बात है, जिस युग में जिस काल में हमने जॉब किया है, उस काल और इस काल में मैं पहले जाऊंगा फाइनेंशियली। हमारे ज़माने में 275 रुपया हमको वेतन मिलता था जब हमने 2080-81 में ट्रेनिंग किया। तो अब फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी हद तक करके ठीक हुआ, हालांकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, परंतु जो है कि आदमी सही है, पहले से फाइनेंशियली कमिटमेंट में सही है। दूसरी बात यह है कि सेना का जो रूल है उस टाइम पर फिजिकल बहुत ज़्यादा था। आज जो है ट्रांसपोर्ट हो गई है, जहाज हो गए, हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो मतलब काफ़ी सुविधा हो गई है। इस कालखंड में जो है काफ़ी सुविधाएं हो गई है, परंतु साथ साथ जो है एक कमी आ गई है। कमी क्या हो गई कि उस टाइम पर आदमी कितना भी कष्ट हो, किसी भी पद का आदमी है, उसको गुस्सा नहीं आता था, और गुस्सा ही आदमी का एक प्रकार से किसी भी ऑपरेशन को खराब भी करता, अच्छा भी करता। जहाँ गुस्सा आता है तो वो, और ये गुस्सा का कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आगे पहले जो हमारे एक्सर्विसमैन थे पुराने थे, इतना पैदल चलते थे लोग, यहाँ से कोटद्वार जाते थे पैदल भर्ती होने के लिए, कोटद्वार से पैदल यहाँ आते थे। अब लोगों इतना लंबा ड्यूरेशन था, लंबा इतना इतनी शक्ति थी उनके ऊपर। आज हर एक चीज़ की व्यवस्था है। अभी तो मैं लास्ट में यही सुझाव दूंगा इस संबंध में कि हमारे को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक मतलब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी नई जनरेशन है, नई जनरेशन को उसको अटेंड करने की जो शैली में परिवर्तन होनी चाहिए। परिवर्तन, क्योंकि कई शैली ऐसी है कि जो हमारे विगत उस टाइम उस कालखंड के चल रहे हैं, वर्तमान कालखंड को देखते हुए उसमें मतलब जो है थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। जी सर, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि रिटायर आर्मी मैन के लिए सेना क्या क्या कर रही है और आगे उनको क्या क्या करना चाहिए? देखो, सेना तो हमारी देश की सेना जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में देश को ज़रूरत पड़ती है तो मात्र विकल्प सेना रहता है, और सेना का जवान चाहे किसी भी पद का है, वो अपनी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है, और करना भी चाहिए।
सैनिक जो सिखलाई है उसमें कूट कूट करके राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ी गई है, जो कि उसकी अंतिम क्षण तक नहीं जाता। कई चीज़ें ऐसी है कि अभी हमको इस कालखंड को देखते हुए, समय को देखते हुए, हर एक परिस्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी जो है कई चीज़ें ऐसी जाती है, उनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं सेना के परिप्रेक्ष्य में जिसमें जो है स्ट्रांग होता है। तो हमको पब्लिक को भी, हमको भी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले रखा है, कोई भी डिसीजन ले उसको सोच समझ करके, चाहे पॉलिटिकल फील्ड का है, चाहे मीडिया फील्ड सेक्टर का है, चाहे अदरवाइज किसी भी सेक्टर का आदमी है, उसको पब्लिक में अच्छा मैसेज देना चाहिए ताकि सेना के प्रति पब्लिक का प्यार बना रहे, सभी देशवासियों का प्रेम बना रहे। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया गया, पार्लियामेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, तो उस पर सोच समझ करके टिप्पणी करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और सेना की बात को ज़्यादा जो है हमेशा कभी भी किसी भी क्षेत्र में है, सेना की बात को हमेशा एक सुरक्षित ही रहने देना चाहिए। सेना की बात अगर तुम जो है हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे, उसके बेनिफिट हमारे पड़ोसी उठाते हैं और वो नुकसान राष्ट्र को होता है। बिल्कुल सही बात आपने ये कही है। और सर काफ़ी कुछ बातचीत हमारी हुई है, चाहे वो सैन्य जीवन को लेकर हो या फिर एक रिटायर्ड आर्मी मैन के जीवन को लेकर हो। काफ़ी कुछ मैंने भी जाना है कि भाई किस तरीके से एक एक्स आर्मी मैन अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलता है और क्या कुछ सीखता है। और ये बिल्कुल नकारना बिल्कुल गलत होगा कि भाई एक आर्मी मैन वाकई में रिटायर हुआ है, क्योंकि उसके अंदर का जो सैनिक है वो कभी भी रिटायर नहीं होता, वो हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। सर इसी के साथ जो है एक आखिरी सवाल भी नहीं, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं तो सबसे पहले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप मेरी स्पीच को सुन रहे हैं। और मैं यही आपसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप के मन मस्तिष्क में अगर राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, तो आपको भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय का, राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय का सबको सहयोग करना है। हालांकि आप किसी भी फील्ड में हो, और मानवता को बनाए रखने के लिए हमेशा एक दूसरे से प्रेम की भावना से चलने चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस सैनिक आज भी सैनिक कल भी के इस प्रोग्राम में आए और हमारे श्रोताओं से इतनी सारी बातें की, इतनी सारी जानकारी उन तक पहुंचाई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।